जय श्री कृष्ण। आज जिस प्लेनेट की बात कर रहे हैं चंद्रमा, मून के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले आज ये सेवंथ सातवां प्लेनेट है। इससे पहले हमने इसी वीडियो पे जुपिटर, सैटर्न, मंगल और शनि, राहु, केतु, इस प्लेनेट का वीडियो मैंने डिटेल से इसमें बताया है। और अब जो आज जिस प्लेनेट की बात कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, मून, जो कि आपकी कुंडली में आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। तो 12 भाव में मून का क्या इफेक्ट रहता है, क्या मून के सिग्निफिकेंस है। और अभी हम बात कर रहे हैं प्लेनेट बेसिस पे कि एक प्लेनेट का जो सिग्निफिकेंस है, पर्टिकुलर जो एक प्लेनेट के कारक हैं। जैसे मान लो सपोज मरकरी पढ़ा था हमने, बुद्धि का है, जुपिटर ज्ञान के लिए है काल पुरुष की कुंडली में, और सन आपका अथॉरिटी है, पावर है, मंगल आपका करेज है, तो चंद्रमा आपका मन है। तो बेसिकली काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ है, जो इसके अकॉर्डिंगली हमें उस डायरेक्शन में, अगर किसी डायरेक्शन में मूव करना है तो मन का स्ट्रांग होना या मन का मजबूत रहना हर चीज़ के लिए काफ़ी हद तक, मन का बैलेंस रहना लाइफ में, हम काफ़ी चीज़ों को ओवरकम कर पाते हैं जब अगर हमारा मन या माइंड अगर हमारे कंट्रोल में हो। बहुत सारी बुक्स भी हैं माइंड पे। तो इसी तरह से ज्योतिष में भी चंद्रमा को भी अगर सन आपका किंग है तो मून को प्रिंस, रानी की, कैबिनेट में रानी की उपाधि दी गई है। तो अब हम ये समझते हैं कि जो कुंडली के 12 भाव हैं, उस 12 भाव में चंद्रमा का क्या रोल रहता है। कारक तत्व चंद्रमा के जो रहेंगे वो 12 भाव में नियर अबाउट लगभग उसकी दशा में सेम से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे चंद्रमा का जब एक्टिवेशन आता है। जैसे लाइक चंद्रमा फूड का एक, अभी हम लिखेंगे इसको, चंद्रमा जैसे फूड भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखोगे कि जिनकी दशा चंद्रमा की आती है तो उनको अचानक से कोई रेस्टोरेंट खोलने का या कुछ खाने का मूड उनका अचानक स्विंग करेगा। तो ये एक, जब उनकी दशा चंद्रमा की, जिसकी कुंडली पे जिसकी चंद्रमा की दशा आती है, तो उस समय उस व्यक्ति को ऐसा फील होएगा कि या तो उसको खाने का शौक बढ़ेंगे या वो कोई खाने के काम की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा कि भाई इस तरह का कोई काम कर लिया जाए। तो इस तरह से चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि जो मेन चंद्रमा के सिग्निफिकेंट, जो बृहत पराशर होरा शास्त्र में जो पराशर ऋषि हैं उन्होंने चंद्रमा को कैसे डिफाइन किया है। चंद्रमा को उन्होंने डिफाइन किया है, एक तो बहुत वात कफ वाला और एक बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और चंचल स्वभाव और कामातुर और गोल मटोल शरीर वाला और शुभ दृष्टि वाला और मधुर वाणी वाला बना। ये बेसिकली चंद्रमा के कारक तत्व हैं। चंचल स्वभाव प्रकृति होती है चंद्रमा की, एक आपका वात कफ वाला होता है और बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, और इसकी दृष्टि जो होती है वो शुभ होती है। सप्तम दृष्टि होती है चंद्रमा की। चंद्रमा जहाँ से बैठता है उससे 7वीं दृष्टि उस घर पे डालता है, तो उसकी दृष्टि भी शुभ मानी गई है। लाइक जैसे 5th में बैठा है चंद्रमा, अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है तो 7वां एस्पेक्ट जाता है 11th हाउस पे, तो 11th हाउस की इच्छा पूर्ति का है, डिजायर का है, तो वो दृष्टि चंद्रमा की शुभ मानी गई है। जब दशा चंद्रमा की ऑपरेट होती है तो आपका 5th हाउस भी एक्टिव होता है और आपका 11th हाउस जो आपकी डिजायर है या जो की इच्छा पूर्ति है, जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो, तो वो आपको शीघ्रता से हासिल होते हैं। मतलब चंद्रमा की दृष्टि शुभ मानी गई है, ये पराशर ऋषि बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा का जो रोल है वो किस तरह से अलग अलग हाउसेस पे चंद्रमा अपने प्रभाव डालता है।
ये कुंडली के 12 भाव हो गए। 12 भाव में अब जो पहला भाव है ये आपका लगन हो गया। लगन आपकी है, आप खुद स्वयं आप लगन हो, आपके कैरेक्टर, आपका पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड, ये सारा चीज लगन दिखाता है। मतलब लगन आपकी खुद की अभिव्यक्ति है कि आप स्वयं में क्या चीज हो, या आपकी कैसी पर्सनालिटी है, आपका कैसा कैरेक्टर है। एवरीथिंग यू कैन फाइंड फ्रॉम योर लगना, कि लगन पे क्या चीज है, उससे आप सब कुछ उस व्यक्ति के बारे में आप पता लगा सकते हो। लगन में कोई प्लेनेट बैठा है, उससे उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राशि का एक अलग महत्व है, वो एक जब हमारा एक अलग सीरीज स्टार्ट होगा तो हम राशि के आधार पर अलग उसका जो सिग्निफिकेंस है वो बदल जाएगा। लेकिन अभी हम चूंकि प्लेनेट पढ़ रहे हैं, तो प्लेनेट के जो सिग्निफिकेंस है एक राशि के अंदर, वो किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं, हम उसको एक पढ़ रहे हैं। तो जो पहला भाव है कुंडली का, प्रथम भाव है, वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। हर शास्त्र में, किसी भी शास्त्र को उठा के आप पढ़ लीजिए, लगन का एक खास इंपॉर्टेंस रहता है कि लगन से व्यक्ति की पूरी जो उसका जो कैरेक्टर है, उसकी पर्सनालिटी है, वो सब उससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं लगन से। सपोज अगर किसी का लगन में चंद्रमा है, मतलब प्रथम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है, तो सिंपल सा प्रेडिक्शन बैठता है कि ये व्यक्ति एक तो अट्रैक्टिव होएगा, इसकी पर्सनालिटी में काफ़ी चीज़ें हैं, जो इसका लुकिंग स्मार्टनेस रहेगी। या जैसे आप समझ सकते हैं कि जो किसी फीमेल चार्ट में, अगर मान लो किसी फीमेल चार्ट में अगर लगन में मून होता है, तो ये जो ब्यूटी कंपटीशन होते हैं, जितने भी ब्यूटी कंपटीशन होते हैं, उसके लिए ये कहा गया है काफ़ी सुंदरता प्रदान करता है लगन में बैठा हुआ चंद्रमा। और एक्सप्रेसिव, काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं, तो इस तरह की क्वालिटी लगन में बैठा चंद्रमा देता है। ठीक है। सेकंड हाउस आपकी एक्यूमुलेशन का है, आपके वेल्थ का है, आपके कुटुंब का है, और वाणी का भी है। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा अगर है तो उस व्यक्ति की वाणी अच्छी होएगी, कुटुंब के साथ उसके संपर्क अच्छे रहेंगे, प्लस वेल्थ में थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा काफी चंचल स्वभाव का बताया ना मैंने भाई। जैसे 27 नक्षत्र है, तो 27 नक्षत्र में चंद्रमा ही सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है जो ग्रो करता है। मतलब 2-2.5 दिन के अंदर एक राशि को चंद्रमा क्रॉस करता है, तो सबसे मूवमेंट वाला प्लेनेट चंद्रमा ही है। तो जिस व्यक्ति के सेकंड हाउस में चंद्रमा होता है, उसकी वेल्थ में फ्लक्चुएशन रहेगा। वेल्थ आएगी, लेकिन वेल्थ में फ्लक्चुएशन रहेगा। कभी मतलब आ गया, कभी 2-3 महीने के लिए ब्रेक लग गया, फिर अचानक आया, इस तरह से एक फ्लक्चुएशन की वहां पे। अगर चंद्रमा की राशि भी सेकंड हाउस पे पड़ती है, 4 नंबर कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है, तो भी फ्लक्चुएशन चंद्रमा सेकंड हाउस में वेल्थ का दे देता है। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन, आपका करेज, आपका पराक्रम, और आपके नेबर, आपके छोटे भाई बहन, ये आपका थर्ड हाउस है। तो थर्ड हाउस में जब चंद्रमा होता है, तो आपके जो इमोशन है, आप कोई चीज का इमोशनली कोई चीज को हैंडल करते हो भाई। जैसे थर्ड हाउस में तो ऐसा कहा गया है कि सपोज जो जितने भी शास्त्र हैं उनमें ये कहा गया है कि जो आपके 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, और आपका 3, 6, 10 और 11, ये 4 घर जो हैं, 3, 6, 10, 11, इन 4 ग्रहों को उपचय भाव कहते हैं। तो इसमें किसी मेलेफिक का बैठना शास्त्रों में अच्छा बताया गया। मेलेफिक प्लेनेट आपका सैटर्न, राहु, केतु, मंगल। लेकिन अब चूंकि चंद्रमा तो बेनिफिक प्लेनेट है, तो चंद्रमा यहां बैठ के ये क्या करेगा, ये व्यक्ति को इस तरह से उस तरह का मतलब करेज दे सकता है इमोशनली। उस आदमी वो ऐसी सिचुएशन को इमोशनल कैसे हैंडल करेगा कि सपोज कि अगर कहीं कोई चीज का अब लाइक जैसे मान लो अगर सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड आपका सपोज यहाँ 4 नंबर की राशि पड़ती है, और मून अगर यहाँ बैठा है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इस व्यक्ति को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि अगर कोई कुटुंब पे अगर कोई बात आती है, इसके परिवार पे कोई बात आती है, तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है इमोशनली। इतना मतलब ये इंटेंस, इसको इतना करेज मिलता है यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठ के, कि ये अपने परिवार को बचाने के लिए इमोशनली इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये कुछ भी हद तक करने को तैयार रहता है। थर्ड हाउस में मून का सिग्निफिकेंस इस तरह का आता है, तो इमोशनली वो आदमी को स्ट्रांग करता है। ठीक है। देन हम आते हैं फोर्थ हाउस पे।
ये एक्चुअली में बेस्ट प्लेसमेंट है। काल पुरुष की कुंडली में खुद की राशि है 4 नंबर कर्क राशि मून की, तो यहाँ ये डोमेस्टिक लाइफ 4th हाउस सुख स्थान का गए, मदर का भी 4th हाउस है, और 4th हाउस में आपकी लैंड है और आपके व्हीकल हैं, कंफर्ट है, लग्जरी है, ये सब 4th हाउस में। तो 4th हाउस में बैठ के मून आपको सब ये सब चीजें प्रदान करता है। तो 4 नंबर का चौथे भाव में चंद्रमा को अच्छा माना गया है 4th हाउस में। वो आपको सब चीजें जो जितनी भी लग्जरी, कंफर्ट, या आप मदर से अटैचमेंट आपका ज्यादा रहेगा। 4th हाउस में चंद्रमा माता से संबंध अच्छे, मतलब व्यक्ति अच्छे बनाता है, मदर से उसके रिलेशन अच्छे रहते हैं, और वो मतलब आप ये बॉन्डेज भी बनता है मदर के साथ, उस 4 नंबर के चंद्रमा का मदर के साथ में। तो इमोशनली वो कनेक्टेड रहता है 4th हाउस में जो चंद्रमा होता है, और उसको वो सब चीजें आसानी से मिलती है। पढ़ाई भी चंद्रमा जैसे लाइक इंटेलिजेंट का भी कारक है ना, तो यहाँ पे बैठ के व्यक्ति कुछ शास्त्र का अध्ययन भी कर सकता है, शास्त्र वगैरह भी पढ़ सकता है 4th हाउस में, क्योंकि 4th हाउस तक हम प्राइमरी एजुकेशन को नोट करते हैं 4th हाउस तक। 5th में फिर आगे की एजुकेशन काउंट भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 4th हाउस तक प्राइमरी एजुकेशन होती है। तो यहाँ बैठ के चंद्रमा आपको वो अच्छे लेवल तक की एक शास्त्र पढ़ने में भी आपकी एक मदद कर सकता है। नेक्स्ट है 5th हाउस। 5th हाउस आपके इंटेलिजेंस का है, बुद्धिमान का प्लेनेट अगर 5th हाउस में बैठ गया तो नेचुरली है कि यहाँ पे बैठ के आपको क्रिएटिविटी, 5th हाउस क्रिएटिविटी की, आपकी संतान का भी है, आपके इंटेलिजेंस है, आपके लव अफेयर है। तो इसमें चारों चीजों में भी कुछ न कुछ चीजें आपकी, एक तो संतान अवश्य अच्छी होगी 5th हाउस में जब चंद्रमा होएगा, तो संतान का जो सुख है वो आपको अच्छा मिलेगा। और सेकेंडली आप, वही पॉइंट यहाँ पे भी आता है कि आप कोई भी जो शास्त्र का अध्ययन आप करोगे, या जो ज्योतिषी हैं या ओकल्ट हैं, ये आप पढ़ सकते हो 5th हाउस में अगर मून है आपका। आप क्रिएटिविटी फील्ड में भी आप जा सकते हो 5th हाउस में, और जो आपका एक्सप्रेशन का वे होगा वो भी, आपकी जो बोली, आपकी जो प्रेजेंटेशन करने की जो स्किल है वो भी अच्छी होगी, जो चीज़ों को प्रेजेंट करने की जो कला है। और यहाँ से आपका 7th एस्पेक्ट आपका 11th हाउस पे जा रहा है, तो आपके डिजायर, जब आपके चंद्रमा की दशा ऑपरेट होती है, ये सब नियम जब लागू होते हैं, जब चंद्रमा कुंडली में एक्टिव होता है, जब चंद्रमा की दशा आती है, तब ये सब चीजें देखने को मिलती है इन चीजों में। 6th हाउस सर्विस है, आपके रोग ऋण इन सब चीजों का है। तो 6th हाउस में अगर चंद्रमा है तो यहाँ थोड़ी स्थिति 6th हाउस में चंद्रमा की थोड़ी सी वीक मानी गई है। 6th हाउस में अगर चंद्रमा हो तो, 6th हाउस में चंद्रमा हो तो ऐसे इमोशनली ऐसे व्यक्ति थोड़े से, मतलब आप ये समझ लो कि इनको थोड़ा एक्सप्रेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है। कहीं कोई गैदरिंग हो या कोई कहीं बहुत ज़्यादा कोई कनेक्टिविटी हो, तो इनको थोड़ा एक्सप्रेशन करने में भी मतलब थोड़ा इनको चैलेंजेस आते हैं। After getting the lot of training, they can be able to do that, but there are some challenges a person can be faced if moon is in 6th house. आप ये देखोगे कि 6th हाउस के चंद्रमा की मैंने कहीं भी देखी है कि जैसे सपोज लाइक अगर चंद्रमा आपका मूवमेंट वाला प्लैनेट है ना, 6th हाउस में जिसका मून होएगा, उनके हाथ की भी मूवमेंट इस तरह से रहेगी। मतलब जब भी आप किसी को देखो तो उनकी मूवमेंट इस तरह से, मतलब वो एक बन जाती है, क्योंकि प्लैनेट 6th हाउस में है, तो उसके कुछ फीचर्स हैं जो उस व्यक्ति के साथ ऐड हो जाते हैं। तो आपको हिलता हुआ सा नजर आएगा, जब भी बात करेगा, आगे बढ़ के आएगा, तो इस तरह का व्यक्ति ऐसा करता हुआ नजर आता है। एक हमने देखा था गोल मटोल शरीर वाला, तो ये भी एक नोटिस करने वाली चीज है कि आप, उसका चंद्रमा सॉलिड होएगा। अगर इस तरह का व्यक्तित्व आपको नजर आए, तो दैट मीन्स है कि ही हैज द मून इन द चार्ट इन ए वेरी गुड पोजिशन, सो दैट्स वाई ही लुक लाइक दैट। तो इस तरह से ये व्यक्ति को डिफाइन करता है। 7th हाउस आपके पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है, आपकी पार्टनरशिप का है, आपके डेली इंटरेक्शन का है। तो यहाँ पे आपका स्पाउस की जो सुंदरता है वो अच्छी होगी, प्लस आप इस स्पाउस से आप इमोशनली कनेक्टेड रहोगे, और इस तरह का नेचर आपको 7th हाउस में देखने को मिलेगा अगर आप, इफ यू हैव मून इन 7th हाउस। अब मून 8th इन, अगर 8वें अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है, तो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का होता है, और टॉरस 2nd नंबर की राशि में उच्च का होता है। सेकंड जो ये राशि थी ना, दूसरी राशि, तो यहाँ पे वेल्थ की पोजीशन अच्छी बनती है 2nd हाउस में, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है टॉरस में, वृषभ राशि में, और वृश्चिक राशि में नीच का होता है।
तो यहाँ पे 8th हाउस में चंद्रमा आपको स्लीप डिसऑर्डर दे सकता है। जो स्लीप की प्रॉब्लम है वो 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस आपके ऑब्स्टेकल का है, तो पीड़ा का है। तो ये व्यक्ति ऐसे जिनका अष्टम भाव में चंद्रमा होगा, ऐसे व्यक्ति आपको ऐसा लगेंगे कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो सोते हुए भी ऐसे लगेगा कि जैसे जाग रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी अष्टम भाव में जब चंद्रमा होता है पाए गए हैं। बाकी कोई इतनी कोई डिफिकल्टीज नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम उनके साथ रह सकती है। 9th हाउस के गुरु का है, फादर के, आपके लक का है, आपके जो धार्मिक रिलीजियस जो ट्रेवलिंग आप करते हो तो उन सब को दिखाता है। तो यहाँ जब चंद्रमा की गति आती है, चंद्रमा की जब आपके एक्टिविटी आती है या चंद्रमा कुंडली में एक्टिव होता है, आपके जब दशा चंद्रमा की आती है, तो आप काफी ट्रेवलिंग, जो रिलीजियस ट्रेवलिंग है वो काफी ज्यादा आप करते हो उस टाइम जब चंद्रमा की दशा आती है आपके। और 9th हाउस में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो ये रिलीजियस एक्टिविटी या गुरु से मिलने का या इस तरह का परिवर्तन का आपका एक चांस बनता है जब 9th हाउस में चंद्रमा ऑपरेट होता है। तो वैसे 10th हाउस आपके कर्म का है, तो कर्म में अब 10th हाउस में अगर आप चूंकि चंद्रमा वोटरी प्लेनेट है, तो अगर आप वोटरी फील्ड में कहीं से भी कनेक्ट होते हो, किसी अपने कर्म में वोटर से कनेक्टेड होते हो, तो आपको अच्छे गेन होते हैं। जैसे मिल्क है या डेयरी है या एग्रीकल्चर लैंड है या कोई भी इस तरह का जहाँ से वाटर का किसी तरह से कनेक्शन बन रहा है, नेवी है, जैसे समुद्र में जो लोग काम करते हैं, या इस तरह जहाँ पानी का कोई भी किसी तरह से वे में, ऐसे बहुत सारे मेरे को नाम नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन पानी से मेरा इंडिकेशन यही है कि वाटर का कहीं इंडिकेशन अगर बन रहा है तो यू विल गेट मोर गेन इफ यू हैव मून इन द 10th हाउस। तो ये है। प्लस इमोशनली भी आप हैंडल करते हो, तो इमोशनल तरीके से आप इमोशन आपके साथ रहेंगे चंद्रमा की दशा में। और चंद्रमा जब एक्टिव होता है, बचे 1 से 12 के किसी भी घर में हो, तो उस टाइम व्यक्ति आपका इमोशन उसके साथ ऐड हो जाते हैं। तो नाउ वी कम टू द 11th हाउस। 11th हाउस का आपके डिजायर का है, सोशल कनेक्टिविटी का है और आपके सोशलाइजेशन का है। और तो इसमें भी अगर आप अगर आप इमोशन को रखते हो तो आपके डिजायर फुलफिलमेंट होते हैं। लेकिन अगर इमोशन को अगर आप छोड़ देते हो तो दैट मीन्स है कि फिर जो आपको सफरिंग भी आ सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने का जरूरत है, क्योंकि ये घर क्या है, ये त्रिषडाएं हैं आपके 3, 6, 11, ये इनको पराशर ऋषि ने त्रिषडाया लॉर्ड का है। ये घर आपके शुभ जो भी प्लेनेट है उनके लिए इनकी पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है 3, 6, 11 में। यहाँ पे कुछ दिक्कतें दे सकते हैं, जो शुभ लाइक जुपिटर है, मरकरी है, मून है, वीनस है, ये 4 प्लेनेट हैं जो अगर 3, 6, 11 में आते हैं तो ये त्रिषडाय लॉर्ड है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज ठीक कर देंगे और कुछ चीजों में आपको हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट होनी पड़ जाए। तो आई मीन टू, अब आपका 12th हाउस है। 12th हाउस आपका स्लीप का भी है, आपके चैरिटी का है, आपके बेड प्लेजर का है और कुछ आपके हॉस्पिटलाइजेशन का इस तरह का है। तो यहाँ पे मदर को थोड़ा सा प्रॉब्लम, अगर 12th हाउस में मून है तो मदर को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ 12th हाउस वाला मून दे सकता है। अब इसमें रेमेडी में यही काम करना पड़ेगा कि जो आपका मून के जो कारक तत्व हैं या चंद्रमा के जो सिग्निफिकेंस है कि भाई, तो उस सिग्निफिकेंस से हमें ऐड होना पड़ेगा। तो उन सब चीजों में आपके जैसे लाइक आपका मिल्क है या दही है या सिल्वर है, अगर आप इस तरह का, या पर्ल है, अगर आप इस लिटिल फिंगर में अगर आप मून पॉजिटेट करते हो, अगर आपका किसी में मून के रिजल्ट आपको कुछ गलत मिल रहे हैं किसी भाव में या आपको सही पोजीशन नहीं मिल रही है, तो अगर आप राइट हैंड पे अगर पर्ल मोती पहनते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, तो उससे काफ़ी चीज़ें हैं जो कंट्रोल में आती है, आपका मन भी शांत रहता है। तो इससे काफ़ी चीज़ें हैं जो बैलेंस रहती है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप मन से कहीं डिस्टर्ब है या एंग्जाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन या इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, तो दैट मीन्स है कि कहीं ना कहीं आपका मून जो है चार्ट में उसकी पोजीशन आपकी ठीक नहीं है। उसको बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप एक तो मेडिटेशन और सेकंड आप ये पर्ल आप पहन सकते हैं। इससे आपको इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। प्लस अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट का मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो उससे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में आएगी। इनके रिजल्ट 15 से 20 दिन में देखे गए हैं
इससे आपके मन को बहुत शांति मिलती है। और मन अगर ठीक रहता है तो देखिए हर चीज़ ठीक लगती है। तो इस तरह से ये चीज़ मैंने बताई है। मैं एक सेकंड कुछ देख लेता हूँ, कोई चीज़ अगर मिस कर गया हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे। मून के जो हमने बताया था सिग्निफिकेंस में, इमोशनल बताया मैंने। एक इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, बड़ी आंखें होती है, बिग आईज होती है। चंद्रमा जिनका फर्स्ट हाउस में यह होता है तो उनकी थोड़ी आंख भी बड़ी होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। हाँ, एक चीज मेरा रह गया था, ये जो फ्लर्टिंग नेचर है फिफ्थ हाउस में, जो लव अफेयर का भी है फिफ्थ हाउस आपका, तो यहाँ पे मून कुछ फ्लर्टिंग नेचर भी दे देता है कई बार ना, ये आदमी फ्लर्ट करता है, तो इनको बचना चाहिए ताकि इनका मून कंट्रोल में रहे। अगर ये इस चीज में अगर इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो इनको बचना चाहिए ताकि इनका मून कंट्रोल में रहे और ये इनका जो माइंड का जो डायरेक्शन है वो ठीक रहे, इनका इंटेलिजेंस ठीक रहे। अगर ये इसको बैलेंस करते हैं तो इनके इंटेलिजेंस ही डायरेक्शन में काम करेगी, बजाय इसमें ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मून के ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे फिफ्थ हाउस में जिनका मून है, इंटेलिजेंस उनकी अच्छी रहेगी। शेयर बाजार या इसका भी है, ये फिफ्थ हाउस आपका शेयर बाजार का है, लॉटरी का है, तो इनको काफ़ी गेन होता है फिफ्थ हाउस में। अगर मून अगर ये सब काम ये करते हैं अपनी दशा में तो इनको काफ़ी गेन होते हैं। तो इस तरह से मैंने एक ट्राई किया है आपको 1 से 12 तक के भाव में मून को डिफाइन कैसे मून के रिजल्ट लेने हैं, और कुछ मैंने आपको रेमेडीज भी बताई है, तो आप इनका उपयोग कीजिए। और इसी के साथ हमारा 7 प्लेनेट मेरे इस चैनल पे कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरा एक तो आपका सन बचता है और एक आपका बचता है वीनस, जिसको हम आराम से पढ़ेंगे। तो आगे वाले वीडियो में मैं आपका सन का और वीनस का, तो ये 2 वीडियो मैं अपलोड, तो ये 9 प्लेनेट का ये जो नवग्रह का जो सीरीज है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने हर प्लेनेट का रेमेडी और प्लेनेट के सिग्निफिकेंस, अभी हम बात कर रहे हैं केवल कुंडली में प्लेनेट के कारक तत्व की। अब जब राशियां हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी है, प्लेनेट कौन सा बैठा है, इससे वो किस हाउस का किस हाउस की लॉर्डशिप उसके पास है, तो उसके पास कुछ जो सिग्निफिकेंस है वो कुछ बदलेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा ये है कि जो एक 9-12 घरों में आपका एक प्लेनेट बैठा था, उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या रोल प्ले करते हैं वो रिजल्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी जब हम अलग अलग लगन पढ़ेंगे तो ये सिग्निफिकेंस में भी कुछ मॉडिफिकेशन में भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।